Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और यहाँ से आप देखेंगे कि लगभग परीक्षा में प्रश्न बन ही जाता है। तो ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज आप पढ़ते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट्स को सजाया गया है। पर ये जो पीरियोडिक टेबल है इतनी आसानी से नहीं बना। यहाँ तक पहुँचने से पहले कई वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया, जिसके बाद ये पीरियोडिक टेबल बन पाया। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रकृति में स्थिर प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्व के मिश्रण अथवा यौगिकों से निर्मित है, यानी कि एलिमेंट, मिक्सचर या कंपाउंड से निर्मित है। ये एलिमेंट, मिक्सचर या कंपाउंड क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, मिक्सचर होता है और कंपाउंड होता है, ये क्या करते हैं, ये पदार्थ की संरचना और उसके गुणधर्म यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक स्वरूप जो उसका फिजिकल शेप होती है, उसका ये निर्धारण करता है। तो 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की ही उपस्थिति का ज्ञान था, लेकिन जो वर्तमान में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले जो ये तत्व हैं, इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, बल्कि धातु एवं अधातु का वर्गीकरण किया गया। तो सर्वप्रथम बर्जीलियस के द्वारा तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो जो बर्जीलियस थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को नहीं बांटा। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट हैं ये 2 ही तरह के होते हैं। ये पहले की बात है, बर्जीलियस ने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं ये 2 ही तरह के होते हैं, या तो धातु होगा या तो अधातु होगा। आज हमें पता है कि ऐसा नहीं है, पर मैंने आपको बताया ना कि जो पीरियोडिक टेबल है कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले बर्जीलियस ने, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया, इन्होंने धातु एवं अधातु का वर्गीकरण कर दिया। इन्होंने कहा कि तत्व या तो धातु होंगे या तो अधातु होंगे, जिसमें इन्होंने बताया कि जो चमकीले, लचीले एवं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होंगे उन्हें धातु कहा जाएगा, और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ये इन्होंने धातु के बारे में बताया। और इसके विपरीत जो तत्व चमक रहित होंगे, आलोचशील होंगे और ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होंगे, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे और सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में नहीं रहेंगे, उन तत्वों को इन्होंने अधातु की श्रेणी में रखा। तो इनके इस वर्गीकरण की कमियां क्या थी? तो सबसे पहले इन्होंने धातु और अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातुओं एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया, यानी कि इन्होंने कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बताया कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है। इन्होंने तो केवल उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बताया। और दूसरी कमी क्या थी कि कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। लेकिन इन्होंने तो केवल 2 ही वर्गों में बांटा, या तो धातु बताया या तो अधातु बताया। पर हमें वर्तमान में तो पता है कि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। पर इन्होंने अपने वर्गीकरण में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो हमने देखा कि बर्जीलियस ने तत्वों का सही वर्गीकरण नहीं किया, उन्होंने केवल धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, तो कहानी में आते हैं डोबेराइनर। तो डोबेराइनर अपना एक सिद्धांत देते हैं जिसे त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, और ये कहते हैं कि मैं तत्वों को सही तरह से बांट कर दिखाऊंगा, उन्हें सही तरह से सजाकर दिखाऊंगा। तो परमाणु सिद्धांत के
विकास के पश्चात वर्ष 1817 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक जिनका नाम था वुल्फगैंग डोबेराइनर, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान, जिसे परमाणु भार कहा जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो परमाणु के भार के आधार पर इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो डोबेराइनर ने ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनके सिद्धांत को इसीलिए त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप में तीन ऐसे एलिमेंट्स रख दिए जिनके समान गुण होते हैं, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज होती है। तो इन्होंने ऐसे किया कि एक ग्रुप में तीन एलिमेंट रख दिए जिनके समान प्रॉपर्टीज है, उसके बाद अगले ग्रुप में कोई और तीन एलिमेंट रख दिए, उनके भी समान गुण होंगे। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को त्रिक सिद्धांत कहा गया। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो डोबेराइनर ने तीन तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। तो इन्होंने तत्वों को उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया और बताया कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, ये शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। ये लाइन का मतलब अगर आपको नहीं समझ आया तो आगे भी मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी आगे हम देखते हैं। तो तीन तीन तत्वों के इन्हीं समूहों को त्रिक यानी कि ट्राइड्स कहा गया। तो देखिए, इन्होंने जो त्रिक सिद्धांत दिया था ना, इन्होंने तत्वों को इस प्रकार सजाया था। तो पहले ग्रुप में इन्होंने किन तीन तत्वों को रखा था? तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को। और इन्होंने बताया कि जब हम इस प्रकार तीन तत्व रखेंगे ना, तो जो बीच वाला तत्व होगा, ये बाकी के जो बगल के दो तत्व हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे और इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास आ जाएगा। नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, जैसे इन्होंने पहले ग्रुप में किन तीन तत्वों को रखा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। तो इन्होंने बताया कि अगर हम बगल वाले दोनों, यानी कि सोडियम के बगल लिथियम है और पोटेशियम है, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे, 39 + 7 46 होता है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका औसत निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी कितना है? 23 है ना। तो जो 23 होगा ये बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? तो 23 है। तो इसी प्रकार इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया और बताया कि बगल वाले दोनों एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे और उसका औसत करेंगे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें पता चल जाएगा। तो इन्होंने इसी प्रकार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक बनाया। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों एलिमेंट याद रखेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका ट्राइड किसने बनाया था? डोबेराइनर ने। और इसी प्रकार दूसरे ग्रुप में इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा था। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो जब हम इसको जोड़ेंगे और इसका औसत करेंगे तो 81.25 आता है। और जो ब्रोमीन है इसका एटॉमिक मास इसके करीब ही आता है 80। तो आप कहेंगे 81.25 है और इसका एटॉमिक मास तो 80 है। तो यही तो इनकी कमियां हैं, इनकी थ्योरी इसीलिए फेल हुई थी। ये भी इसका एक कारण था कि जो बीच में एटॉमिक मास आ भी रहा है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये भी इनके सिद्धांत के फेल होने का एक कारण था। और तीसरा इन्होंने ग्रुप बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। तो इसी प्रकार इन्होंने ये 3 ग्रुप बना लिए। लेकिन उसके बाद जब ग्रुप बनाया गया तो उसमें यहाँ पर तो कुछ वैल्यू आ भी रही है उसके लगभग, लेकिन बाद में लगभग में भी वैल्यू नहीं आई। इन्होंने बस एक प्रकार से ज़बरदस्ती करके इन्हें बनाया। और संयोग की बात है कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आ जाता था, लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं था, ज़बरदस्ती ये सिद्धांत बना रहे थे। तो यहाँ तक तो इनका सिद्धांत चला, लेकिन और भी तो एलिमेंट हैं वो इस सिद्धांत पर सही नहीं बैठे। तब इनसे पूछा गया कि चाचा बताइए, आप तो बता रहे थे कि बगल के दोनों एलिमेंट्स को जोड़ो और उसका औसत करो तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा, तो बताइए यहाँ तो नहीं आ रहा। तो इन्होंने पता है क्या कहा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, यानी कि इनका सिद्धांत
फेल क्यों कर गया? तो इन्होंने केवल कुछ ही तत्वों को सजाया था। जहाँ तक इनका सिद्धांत काम कर रहा था वहाँ तक इन्होंने तत्वों को सजा दिया, और बाकी के तत्व जहाँ इनका सिद्धांत काम नहीं किया वहाँ ये सजा नहीं पाए। तो ये इनके सिद्धांत की कमी रह गई। और दूसरी कमी क्या थी कि बाद में जो भी ट्रैड्स खोजे गए वे डोबेराइनर के नियम के अनुसार फिट नहीं बैठे। इसीलिए डोबेराइनर के त्रिक समूह के निष्कर्ष को केवल संयोग माना गया, यानी कि कोइंसिडेंस माना गया। तो डोबेराइनर के समय कितने तत्व खोजे जा चुके थे? तो 53 तत्व खोजे जा चुके थे, याद रखेगा। और डोबेराइनर ने प्लैटिनम उत्प्रेरक को पहली बार खोजा था, याद रखेगा। ये पूछा भी गया है कि डोबेराइनर ने किस उत्प्रेरक को पहली बार खोजा था? तो प्लैटिनम उत्प्रेरक को पहली बार डोबेराइनर ने ही खोजा था। और एक प्रश्न डोबेराइनर से यह भी बनता है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो भले ही इनका सिद्धांत काम नहीं कर पाया, पर पहली कोशिश तत्वों के वर्गीकरण की इन्होंने ही की थी। तो तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तो डोबेराइनर ने ही किया। जो बर्जीलियस थे वो तो धातु और अधातु में खेल रहे थे, लेकिन सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेराइनर ने किया था। तो डोबेराइनर के बाद कहानी में एंट्री होती है न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड कौन सा सिद्धांत देते हैं? तो इनके सिद्धांत को कहा जाता है अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण की एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की। तो इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण एक नए हिसाब से किया। तो न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो 56। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56। और न्यूलैंड के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले स्थान के तत्व से गुण धर्मों में समान होगा। तो इन्होंने भी अपना एक अलग सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्वों को उनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग अगर हम सजाएं तो प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा ना, उसके जो गुण धर्म होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो पहले तत्वों के समान होंगी। यानी कि 8वें तत्व की विशेषता पहले तत्व की विशेषता के समान होगी। इसीलिए इनके सिद्धांत को अष्टक नियम कहा गया। तो इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम 7 सुरों के पश्चात दोहराव से की गई। जैसे आपको पता है ना कि 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर से ये रिपीट होने लगता है। फिर से हम सा से शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जो 7 सुर होते हैं ये बाद में फिर से रिपीट होने लगते हैं। पहला सुर और 8वां सुर सेम है। तो इसी प्रकार जो अष्टक का नियम है, अष्टक ने क्या कहा कि जो तत्व होगा पहला तत्व अपने 8वें वाले तत्व से समानता रखेगा। तो इसीलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम की तुलना संगीत के 7 सुरों से की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला तत्व होगा इसकी समानता 8वें तत्व से होगी, दूसरे तत्व की समानता 9वें तत्व से होगी। तो आप कहेंगे कि पहले की अगर 8वें से हो रही है तो दूसरे की तो 10वें से बननी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा तत्व है उसको भी तो काउंट किया जाएगा। आप इस प्रकार लिख लीजिए 1 से लेकर 7 तक, फिर उसके नीचे 8वां आएगा, दूसरे के नीचे 9वां आएगा। तो दूसरे तत्व की समानता 9वें तत्व से होगी, क्योंकि जो दूसरा नंबर है उसको भी तो हम गिनेंगे। तो दूसरे तत्व की समानता 9वें तत्व से होगी, तीसरे की समानता 10वें तत्व से होगी। तो इसी प्रकार जो पहला तत्व होगा इसकी समानता 8वें तत्व से होगी। तो न्यूलैंड ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम से लगाने से हर एक 8वां तत्व अपने से पहले तत्व जैसी विशेषता रखेगा। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें मैंने आपको बताया ना कि इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। तो 56वां तत्व कौन सा था ये पूछा जाता है। तो थोरियम, याद रखेगा 56 नंबर का जो एलिमेंट था वो कौन सा था? थोरियम। और इनका जो अष्टक सिद्धांत था वो कहाँ तक काम किया? तो केवल कैल्शियम तक ही काम कर पाया। जो इन्होंने बताया ना कि पहला तत्व 8वें तत्व से समानता रखेगा, तो ये केवल कैल्शियम तक ही काम कर पाया। उसके बाद इनका सिद्धांत काम नहीं कर पाया। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां क्या थी? तो इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। तो जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया इसमें हाइड्रोजन का इन्होंने उचित स्थान नहीं बताया। और दूसरी कमी है कि कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि इनका सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही काम कर पाया, उसके बाद के तत्वों पर इनका सिद्धांत फिट नहीं बैठा।
और तीसरी कमी क्या थी कि न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्वों की खोज हुई थी। तो इनके समय केवल 56 तत्वों की खोज हुई, उसके बाद में जो तत्व आए उसके लिए इन्होंने खाली जगह भी नहीं छोड़ी अपने पीरियोडिक टेबल में। चौथी कमी क्या थी कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। हमें पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं ये एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे गए हैं। पर डोबे रायनर ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रखा और न्यूलैंड ने भी यही गलती की। इन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम से रख दिया, तो इनका सिद्धांत भी फेल कर गया। तो इनके बाद आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ कहते हैं कि इन दोनों को कुछ नहीं पता, मैं सही वाली पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दिमित्री मेंडलीव ने। इन्हीं को हम मेंडलीफ भी कह देते हैं और इन्हीं को हम मेंडलीव भी कहते हैं। तो इन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल था ये छपा कब? तो 1872 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी थी। तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो ये भी यहीं पर गलती कर रहे थे। इन्होंने भी पहले वाले वैज्ञानिकों की तरह जो एलिमेंट को सजाया ना, उसका जो क्रम था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से, परमाणु भार के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया। और इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63 और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण का संबंध स्थापित किया। तो मेंडलीफ की एक डेफिनेशन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये मेंडलीफ ने दी थी। तो मेंडलीफ के अनुसार कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। मतलब कि आपने जो आवर्त सारणी देखी होगी, पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो आपने देखा होगा ना कि सेम ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। तो इन्होंने भी ये बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा, यानी कि जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी उन्हें इन्होंने एक सेम कॉलम में रखा, एक समान वर्ग में रखा। इस प्रकार समूहों एवं आवर्तों को, जिसे इंग्लिश में ग्रुप्स एंड पीरियड्स कहते हैं, में इन्होंने एलिमेंट्स को विभाजित और एक व्यवस्थित सारणी तैयार की, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडलीफ को माना जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक, तो मेंडलीफ होंगे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले होंगे। तो आवर्त सारणी का जनक इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाया और बताया कि सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे जाएंगे इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इनके जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, वो सेम होंगी। तो एक होता है वर्ग और एक होता है आवर्त। आप जो आवर्त सारणी देखते हैं उसमें एक ग्रुप होता है और एक पीरियड होता है। तो जो लंबवत कतार होती है, यानी कि आप ये देख रहे हैं जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, इसी को वर्ग या समूह कहते हैं और इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्ति होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो होता है, इसे आवर्त कहते हैं और इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवर्त और इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्टिकल कॉलम है इसे ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रो है इसे आवर्त कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यह है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो इस प्रकार इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में सजाया। जो वर्टिकल कॉलम है इसी को ग्रुप कहते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल रो है इसे पीरियड कहते हैं। तो इसके साथ ही मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े तथा उन स्थानों पर भरे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की। तो न्यूलैंड ने जो गलती की थी, उसने क्या गलती की थी कि जो आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसमें कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह भी छोड़ी
ताकि भविष्य में अगर कोई नए तत्व की खोज होती है तो उसे भी इस पीरियोडिक टेबल में रखा जा सके। जैसे आप देख रहे हैं जो पिंक वाले बॉक्स हैं ना, ये सभी एलिमेंट बाद में खोजे गए और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में खाली जगह रखी थी ना, वहां पर इन सभी एलिमेंट को रखा गया। तो बाद में ऐसे अनेक तत्व खोजे गए जिनके गुण मेंडलीफ द्वारा बताए गए गुणों के लगभग समान थे, तो इसीलिए जो खाली जगह थी उसमें वो तत्व रख दिए गए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान पर बाद में भरे जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये 3 ही तत्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। तो एका बोरोन में कौन सा एलिमेंट रखा गया? एका बोरोन मतलब कि एका मतलब होता है ग्रुप और बोरोन क्या है? बोरोन एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि बोरोन वाले ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा गया? तो बोरोन वाले ग्रुप में स्कैंडियम को रखा गया। एका सिलिकॉन में कौन सा एलिमेंट रखा गया? तो जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम में कौन सा एलिमेंट रखा गया? तो गैलियम। तो तीनों याद रखेगा, बोरोन में स्कैंडियम को रखा गया, सिलिकॉन में जर्मेनियम को रखा गया और एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में गैलियम को रखा गया। तो स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम को बाद में रखा गया। तो आगे अब हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के गुण यानी कि फायदे क्या थे वो देख लेते हैं। तो मेंडलीफ ने सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया। तो मेंडलीफ के समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो मेंडलीफ ने सारे तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में सजाया। दूसरा फायदा क्या था कि कुछ खाली स्थान को भी छोड़ा। जब भी कोई भविष्य में खोज हो तो उस खाली स्थान पर लिखा जा सके, यानी कि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट की खोज हो तो वहां पर उसे रखा जा सके। तीसरा फायदा क्या था कि जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित हुए बाईं ओर रख दिया गया। हमने अभी देखा ना कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसके बाईं ओर पिंक कलर में ये जो भी आप देख रहे हैं, जब अक्रिय खोजों की खोज हुई, इनर्ट गैस की खोज हुई, तो उसको पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर रख दिया गया। और इसके आवर्त सारणी में हमने पढ़ा कि 3 तत्वों को रखा गया था बाद में। कौन कौन से? स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। तो ये तो हो गए फायदे। अब देखते हैं कमियां क्या रहीं। तो सबसे पहली कमी है कि हाइड्रोजन को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। और दूसरी कमी क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के लिए स्थान निर्धारण नहीं किया गया, क्योंकि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी ये परमाणु के द्रव्यमान के हिसाब से थी। तो जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं? मैंने आपको समस्थानिक, संभारिक सबके बारे में बताया हुआ है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान का निर्धारण नहीं किया गया। तीसरी कमी क्या थी? तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखना। ये तो हमें पता ही है। तो ये गलती तो सभी करते आ रहे हैं कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रख रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखेंगे कि जो तत्व हैं उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के हिसाब से रखा जाएगा। और चौथी कमी क्या थी कि कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाला तत्व पहले तथा कम द्रव्यमान वाला तत्व बाद में पाया गया। तो जैसा कि मेंडलीफ ने बताया था कि जो तत्व हैं उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा जाएगा, यानी कि पहले जिसका परमाणु भार कम है उसे रखा जाएगा, उसके बाद जिसका परमाणु भार ज़्यादा है उसे रखा जाएगा। परंतु देखा गया इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें 2 तत्व थे, कोबाल्ट और निकेल। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.8 और निकेल का एटॉमिक मास होता है 58.7। तो पहले किस एलिमेंट को रखा जाएगा आप बताइए? तो पहले तो निकेल को रखा जाएगा ना, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, और कोबाल्ट को बाद में रखा जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। पर इन्होंने यहाँ पर गलती कर दी। मेंडलीफ ने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में। ये भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबे रायनर ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो त्रिक का नियम किसने दिया? तो त्रिक का नियम भी डोबे रायनर ने दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित
अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो बताइए अष्टक नियम किसने दिया है? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी पर कथन तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बताइए ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिमित्री मेंडलीव। तो मेंडलीव के द्वारा ये कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर एक आठवां तत्व अपने से पहले तत्वों के समान गुणों वाला होगा, यह नियम किसका है? तो बताइए यह नियम किसने दिया है? तो ये तो अष्टक नियम है। और अष्टक नियम किसने दिया है? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो किसके आवर्ती फलन होते हैं तत्वों के गुण? तो इसका सही जवाब होगा परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा गया? तो उसे आवर्त कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो बताइए तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो मेंडलीव को तत्वों के आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है। तो लिथियम और पोटेशियम के औसत द्रव्यमान से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हुआ, जो कि कितना है? 23 है। तो कौन सा नियम इस तरह की व्यवस्था प्रदान करता है? तो ये कौन सा नियम है? तो ये त्रिक नियम है। और त्रिक नियम किसने दिया है? तो डोबे-रायनर ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, डोबे-रायनर का त्रिक नियम। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात डैश तत्वों को अपनी अष्टक तालिका में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो न्यूलैंड के समय 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस तत्व तक अष्टक सिद्धांत लागू हो पाया था? तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था ना, ये किस तत्व तक लागू हो पाया था? तो ये कैल्शियम तक लागू हो पाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आज का आखिरी प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, यानी कि रिक्त स्थान पर कौन से तत्व भरे गए थे? तो आपको पता ही है वो कौन से 3 तत्व थे। तो स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, ये 3 तत्व थे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन 3 तत्वों को बाद में भरा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।